वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 90 से ऊपर के वैल्यू निकालना सिखाए थे, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को क्लियर है। उसमें मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, cos 180 की वैल्यू निकालनी थी, राइट। चलिए देखते हैं। जिन्होंने cos 180 कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया लुक एट द बोर्ड। वैसे एक बात और बोल रहा हूँ, कितने लोगों का आंसर आ गया? रेज योर हैंड। बाकी लोगों ने किया नहीं या आया नहीं? किया नहीं ना, गलत बात है ये। cos 180 की वैल्यू मेरे कहने से डायरेक्ट याद रखना, जैसे 0 से 90 तक की आपको याद होती है ना, cos 180 की डायरेक्ट याद रखना -1। क्लियर? ये आपको बहुत काम आएगा फिजिक्स में। क्लियर? लिख लेना, जहां टेबल बनाइए ना 0 से लेकर 90 तक की, वहीं पे लिख लेना cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। डायरेक्ट याद होनी चाहिए। बाकी का आया कैसे है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। इधर वो मोबाइल है दल्ले भाई, ये तो बहुत खनकेगा, तो उससे कह रहा हूँ पीली टोपी। cos 180 सब लोग अपने अपने तरीके से देख लेना, और पढ़ा चुका हूं इसलिए जो भी करना है आप नहीं करना है। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर सबका सेम ही आएगा। cos 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 + 0 लिख सकता हूं कि नहीं? माइंड इट, cos 180 + 0, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 180 + 0 यानी कौन से क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा हूं? थर्ड में। थोड़ा दिमाग लगाओ। 0 से लेकर 90 फर्स्ट, 90 to 180 सेकंड, फिर 180 से ऊपर थर्ड। 180 प्लस कर रहा हूं, भले ही 0 प्लस कर रहा हूं, तो 180 से आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड में cos कैसा होता है? नेगेटिव। क्लियर? और 180 के केस में cos का क्या रहता था? cos 0 एज इट इज, cos 0 1 आ गया -1। हो सकता है कुछ लोग इसे ऐसे भी कर लें, एक और मेथड। cos 180 को कुछ लोग लिखेंगे cos 180 - 0, राइट गाइस? 180 - 0 लिखेंगे हम लोग, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड में आ गए। अब सेकंड में cos कैसा रहता है? नेगेटिव। 180 के केस में cos का बचा 0, cos 0 1 -1। क्लियर? हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसे कर लिया हो, cos 180 था, उन्होंने ऐसे खोल दिया इसको cos 90 + 90, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब आप बताओ 90 + 90, 90 में प्लस कर रहा हूं, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूं? सेकंड में जा रहा हूं। सेकंड में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव 90 के केस में cos का क्या हो जाएगा? साइन, बचा 90, बता भैया साइन 90 1। क्लियर? समझ गए? तो चाहे जैसे कर लो आएगा भाई। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कोई भी पूछे cos 180 बिल्कुल चकाचक याद होना चाहिए -1। सीन क्लियर है? जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया नोट डाउन कर लें। चलो अगला करके बताओ, cos 330 डिग्री करके बताओ फटाफट आप लोग। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। cos 330 डिग्री, काफी लोगों का आंसर आ गया है मेरे ख्याल से। हवाल पता बच जाएगी। cos 330 डिग्री, पहले तो यार 330 डिग्री फुरवाऊ, तो 360 - 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? चौथे में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, है ना। तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 360 के केस में cos का क्या करूं? cos बचा कौन? cos 30 √3/2। सब लोग का ये आंसर तो नहीं आया ना? यही आया था? तो एक लास्ट निकाल के बताओगे? tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री। चलिए देखिए करते हैं इसे। वैसे इसका आंसर है 1, राइट। मैंने आपको बोला कि लाला 225 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो लाला ने 225 फोड़ दो। कैसे फोड़ो? 180 प्लस, अच्छा जहां में कईयों टेसू ऐसे बैठे होंगे तेरे पे 225 अवेनो फूटो ही नाने। सही बता रहा हूं, सही बताना ईमानदारी से। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे फूटो नाने? बहुत होंगे, चुन चुन के छाटेंगे तो रेवड़ी सी बट जाएगी हवाल। चलो आ जाओ। 225 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। tan कैसा होता है? पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है। 180 के केस में tan के संग क्या करूं? बच्चे कौन? 45, tan 45 1 नहीं है मेरे पास में। तो ऐसा अगर किसी ने पूछ लिया तो बतला दोगे? बतला देंगे, बतला देंगे, बतला देंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। कुछ इशारा कर रहा हूं, अब आप समझ गए ना? अब क्या समझाऊंगा बार बार? समझ गए? इस टाइप से अगर वैल्यू निकालने की बात आएगी तो आप निकाल लोगे।
हैं? सोच ले, सोच लई तो बताऊ, देखे कौन सो बतावे को मुंह पे थे। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, बताओ। कॉस थीटा लिखिए, ठीक है, कॉस थीटा लिखिए, बोलो लिखिए ना लिखिए, देखो लिखिए ना लिखिए। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा हो तो आप मुझे बता सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा यानी 0 से 90 तक की वैल्यू है तो पॉजिटिव आ। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा 90 से 180 तक। बोले भैया पक्का। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री तो कॉस थीटा पॉजिटिव है ना, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री कॉस थीटा नेगेटिव। अभी थोड़ी देर बाद जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा W बराबर है एफ डी कॉस्टा, एफ डी कॉस थीटा। क्लियर? अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो वर्क डन की वैल्यू कैसी आएगी? अब आपको समझ में आ रहा है पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं? और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो वर्क डन नेगेटिव क्यों आएगा? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रख दूं तो फैलो मत, थीटा 90 रखेंगे तो कॉस 90 जीरो, जीरो के बगल तेजे कितने को बड़े सेंसा बने रहे, जीरो ने आए नो को की ना सुनी तो वर्क डन जीरो। नहीं है मेरी बात समझ? अभी जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल मैं आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से छोटी होगी तो कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बोले भैया पक्का। तो सुनो, मैथमेटिक्स में आपको कुछ एक फॉर्मूलाज याद करवा दिए जाते हैं और आपने भी याद ही किए होंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर। सच बताना रटे हैं? जरूरत नाने, पूछो क्यों नाने, बस ऐसे ही आओ। अब आपने ये पढ़ लिया ना, अब आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं है, अब आप इजीली कर सकते हैं। पूछो ऐसे कैसे करेंगे? तो मैं बता रहा हूं, कुछ मैं कहूंगा कुछ आप कह देना और सिलसिला बन जाएगा, ठीक है? आओ आओ, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। दो से तीन मैं बताऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा और जलील करूंगा। क्लियर? क्या लिखा है? साइन 180 प्लस थीटा। अभी आपने एक दो तो याद कर लेते बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, कहां तक याद करोगे? पगला जाओगे। क्लियर? तो कैसे करते हैं सुनो, और सुनोगा तो मैं ही बताऊं। क्या लिखिए? 180 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया है? थर्ड में पहुंच गया। समझ गए? अब थर्ड में साइन कैसा होता है तो आंसर नेगेटिव आएगा। 180 के केस में साइन का क्या रहता है? थीटा। आ गया? नहीं मेरी बात समझ? ए बोलो भैया, आओ फिर से आओ। अब बताना, देखिए कौन सा बता को मुंह पे थे। ये तुमने डायरेक्ट याद कर लिया था वैसे, कॉस थीटा याद है ना तुम्हें? अब कैसे आया वो भी समझो। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट में आ गया। अब फर्स्ट में साइन कैसा होता है? फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। बोलो भैया। अच्छा, तो आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। 90 के केस में साइन का क्या हो जाएगा? और थीटा। समझ में नहीं आई होगी? समझदार के लिए इशारा काफी है, चूतियों का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सीन क्लियर है? कल का जो पढ़ के आए होंगे उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आ रही नहीं आ रही तो बताओ, जाए बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। साइन 90 प्लस थीटा। अब जैसे ही मैंने 90 प्लस थीटा लिखा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? सेकंड में पहुंच गया। और सेकंड में साइन कैसा है? पॉजिटिव। 90 के केस में साइन का क्या कर लूं? नहीं है बात समझ? पल्ले ही नहीं पर पा रही होगी, पर गई पल्ले। आगे बढ़ू? पक्का? अच्छा सुनो, काय शायद आपको पता होगा, वैसे 11th में ये पढ़ाया गया होगा आपको। है कोई माइकल जो मुझे ये बता दे, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर। तुमने ये रट ले हैं, तुमने ये, तुम्हें मालूम है कैसे आए हैं? तुम्हें मालूम है कैसे आए हैं? कैसे आए बताओ? लिसन 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 लिसन। जिनको पता है बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। अब इधर जैसे किसी ने बोला साइन माइनस थीटा, वैसे तो रटे रटाए होने भी चाहिए, ठीक है? साइन माइनस थीटा, गॉट इट एवरीवन? तो आपको मालूम है इसका आंसर माइनस साइन थीटा होता है। आपको
आपने रट लिया है, लेकिन बाई चांस में भूल गया, भूलने में हम लोग बादशाह हैं, ये सर नो। तो बाई चांस में भूल गया तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। साइन माइनस थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता, 0 माइनस थीटा। क्या गलत कर दिया मैंने? बताओ 0 कहां होता है? इधर होता है 0, 90, 180। बोलो भैया। अब 0 में कुछ प्लस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा? और 0 में से कुछ माइनस करूंगा तो 4th में जाऊंगा। आ जाओ। तो साइन 0 माइनस थीटा लिखा है, तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट की बात होगी, पहले तो ये बताओ। और 4th में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। सीन क्लियर है? और 0 के केस में साइन का क्या रहेगा? साइन थीटा एज इट इज। आ गया? आओ और देखो, cos माइनस थीटा भी देखते हैं। तो cos माइनस थीटा को ऐसे लिख सकता हूं 0 माइनस थीटा। अब आओ इसको देखते हैं, 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 4th में cos कैसा है? पॉजिटिव। और 0 के केस में cos का क्या रहेगा? cos। बचा क्या? थीटा। cos माइनस थीटा बराबर cos। अब समझ में आई बात? तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है, पर चूंकि स्पीड फास्ट करनी होती है तो याद होने चाहिए, अच्छी बात है ना, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी करना बड़ी बात है, राइट। अब आप ऐसे निकालोगे कहीं ना कहीं टाइम तो कंज्यूम होगा ना थोड़ा बहुत सोचने में, नहीं है बात समझ में? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो मैं आप तमाम हजरात से ये उम्मीद करता हूं कि 90 से ऊपर की वैल्यू की कभी आपको आवश्यकता पड़ी तो आप निकाल लेंगे। देखो भाई, ये जो तरीका है, इस तरीके से आप काफी सारी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हर एक वैल्यू निकाल लो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं? उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के दुनिया भर के फॉर्मूलाज और भी हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं। बट जहां तक बायो वाला, क्योंकि ज्यादा दिखाऊंगा यहाँ पर तो फिर आपको तकलीफ होगी, राइट। इतने से ही काम हो जाता है, जितने भी बायो वाले हैं इतना आना चाहिए बेटा आपको। बायो वालों को ये सीखने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो 90 से ऊपर की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको समझ में आई बात? आप हाँ बोलो ना। तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। बोले अगला क्वेश्चन क्या है? आज से हमें अपना वर्क पावर एंड एनर्जी शुरू करना है। हमारे सामने क्वेश्चन है डिफाइन वर्क। क्या है? वर्क। आओ बच्चों, वर्क वैसे तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, तो वहां पर डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह जब सिखाए थे तो वर्क का फॉर्मूला बताया था आपको। वर्क इज इक्वल टू क्या? हाँ, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप गौर से देखिएगा बच्चों, ये बच्चों, दिस इज द टीरक। क्या है ये? टीरक। हम इस टीरक को टरका रहे हैं यानी ढरका रहे हैं, यस और नो? यानी हम इस पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ। बोला भैया, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये टिरक ढरक के इधर आ जाएगा। बोला भैया, कितना डिस्प्लेस हो गया? डी डिस्प्लेस हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू, हाँ क्या लिखते हैं हम लोग? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने अभी तक इतना ही पढ़ा है, राइट। लेकिन अब चूंकि हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी के टॉपिक में आ गए हैं तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी तक जब डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह निकालने थे तब तक इतना पर्याप्त था। अब थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग जाएं तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वैसे आपको यूज यही आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको ऑलरेडी याद रहता है, राइट। अब आप मुझे ये बताओ कि आप इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही तो हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नहीं है मेरी बात समझ में? कोई भी पट्टा मुझसे पूछे कि कायरे लल्ला व्हाट इज वर्क, तो लल्ला का कहेंगे वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यू कैन से the product of force and displacement in the direction of force is called work। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो किसी ने भी अगर हमसे वर्क पूछा तो मन मत देंगे वाको, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? माइंडेड? कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, दीवार है, और ये एक बंदा है जो इस दीवार पे धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, राइट। क्लियर है? वो इस पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। दीवार के बजाय मान के चलो कोई भी एक गाड़ी है ये, और इसने फोर्स लगाया और गाड़ी थोड़ी सी ढरक गई, गाड़ी थोड़ी सी ढरक गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस आदमी ने कुछ ना कुछ वर्क किया है। नहीं है बात है? इफ ऑन अप्लाइंग द फोर्स ऑन अ बॉडी द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड देन इट मीन्स वर्क इज डन ऑन द बॉडी। क्लियर है? हाँ,
मान के चलो अगर ये गाड़ी की बजाय पूरी दीवार ही होती और ये बंदा ऐसे धक्का लगाता तो फोर्स तो वो लगा रहा है, लेकिन क्या दीवार सरक जाएगी? दीवार तो नहीं सरक जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो ऐसी सिचुएशन में अगर वर्क डन हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। 0 का मल्टीप्लाई F से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने के बावजूद वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्क डन होता है दैट इज ऑलवेज 0। बात समझ में आ रही है? क्लियर? और बॉडी अगर डिस्प्लेस हो जाए तो इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इट मींस वर्क इज डन ऑन द बॉडी। क्लियर है? और अगर फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है इट मींस वर्क इज डन ऑन द बॉडी इज 0। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? या फिर आप सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट्स कॉल्ड वर्क। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। इतना पढ़ लो फिर मैं आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है, राइट? चलिए नोट को समझने की कोशिश करते हैं। नोट पढ़ गया, तेल लेने पहले मुझे कुछ पुरानी बातें बता दो, देखिए कौन सा बताओ मुंह पे थे। क्या कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है? किस किस का? काका और काका। हाँ, जाका और जाका। पका काय अगर जे एफ होए और जे थीटा होए तो जे हाँ एफ कॉस। मैंने बता चुका हूं सब ये पहले ही। बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है वो वाली लाइन हमेशा कॉस होती है। बच्ची कुची, तो इसे क्या लिखूंगा? पक्का। समझते हो? सो तो तुम समझदार हो, बच्चा तो तुम अच्छे हो, ऐसी बात ना है। अयो अच्छे बच्चा अच्छे बच्चा ये बचपन में जब आप नैने थे तो ऐसे तुम्हारे पास खेल खिलौने होंगे, ट्रक व्रक गाड़ी फाड़ी, उन पे तुम रस्सी बांध लेते थे और रस्सी बांध के फिर आप ऐसे यूं, है ना, ये बंदा ऐसे होता था यहाँ पे, वो हाथ पकड़ के ऐसे यूं चलते रहते थे। यस और नो? बोले भैया, होता था कि नहीं होता था? होता था ना? लिसन एवरीवन, फालतू की बातें करवा ले बस। लिसन, आप खड़े जाइए, खड़े जाइए आप। तो इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लग रहा है। अब आप बताओ तो अगर फोर्स ऐसे लग रहा हो तो ये गाड़ी जनती जो उठ चली जाएगी जाके हाथ की तरफ, तो कैसे ढरकेगी गाड़ी? यू मीन टू से गाड़ी विल बी ढरकिंग लाइक दिस? यस और नो? आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैंने मान लिया मैंने जो फोर्स लगाया है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे लगाया है। कितने डिग्री के एंगल पे लगाया है? और बॉडी यहां से यहां तक, वो गाड़ी छोटी ना भाई, गाड़ी बीतेगी साइज की। ड्राइंग में थोड़ा फर्क आ गया है ना। मैंने मान लिया डी डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना हो गया बच्चों? तो ऐसा नहीं लग रहा ये जो फोर्स है ये किसी न किसी का किस किस का? हाँ, जागा जागा। ये एफ है और ये थीटा है। व्हाट अबाउट दिस? एफ कॉस थीटा। व्हाट अबाउट दिस? महान हो बच्चों आप। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं वर्क डन निकाल लूं, तो भैया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जहां में डिस्प्लेसमेंट कितको है रो है? इतको। तो डिस्प्लेसमेंट एगो डी, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट एगो डी। और जब डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? एफ कॉस थीटा ही तो जाए ले जा रहे हो। समझ में ही नहीं आई होगी पक्का। तो जाए मैं यूं लिखता हूं, सजाए के नेक W बराबर एफ डी कॉस्टा। बोलो भैया, एफ डी कॉस थीटा। ओहो आहा, नलायक हो है कोई माइकल जो मुझे बता दे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, अब ये यूज में आने लगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर पढ़ा था ए बी कॉस थीटा। यानी मैं ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं। तो बताओ एफ डी कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। है कोई माइकल जो मुझे बता दे ये कौन सा प्रोडक्ट है? हाँ, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी?
तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मिल रही है वो कैसी हुई? इट मीन्स वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप बताओ, अगर ये स्केलर क्वांटिटी तो जाएगी चांद पे एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? है ठीक है, तो ना लगा रहा हूं। क्लियर? तो किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कह रे फलाने वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो फलाने का कहेंगे क्यों बोला? स्केलर समझ में आया? अच्छी बात है। और सुनो, जब आप ये पढ़ते थे तो मैं आपको बताता था थीटा एंगल किस किस के बीच का है, तो आप कहते थे ए और बी के बीच का एंगल है। आप बताओ यहाँ पर थीटा एंगल किस किस के बीच का होगा? एफ और डी के बीच का। देखो जहाँ में आता हुआ के नाने, देखो एफ जीरो और डिस्प्लेसमेंट जो है हुआ है, तो एफ और डी के बीच का एंगल हो गया थीटा। समझ गए? नोट पढ़ लो, फिर आगे बताएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया होगा। बोले भैया चलो भाई, खड़ा है पीछे, तो उससे कह रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप का अगर क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गए तो कर देंगे। यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है। यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि थीटा जो एंगल है वो एफ और डी के बीच का है। वेक्टर फॉर्म में यही फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। बोले भैया अच्छी बात है। इसके बाद हमारे को बच्चों एक न्यूमेरिकल दे रहा है, उस न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। वो कह रहा है एक बॉडी है जो जिसकी पोजीशन स्टार्टिंग में 1 1 -2 मीटर है, और थोड़ी देर के बाद वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होती है और उसकी पोजीशन ये हो जाती है 5 - 2 7 मीटर। क्लियर? और जब ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होती है तो उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इतना लगाया जा रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन हमें निकालना है। अब मुझे साफ दिख रहा है ये कौन से फॉर्म में दे रहा है? वेक्टर फॉर्म में दे रहा है। आप तो सर कईयों ने देख के डरप से गए होंगे, चिका दे रहा हुआ है। क्लियर? तो कईयों टेसू जो डरप गए हैं वो इतने आ जाओगे। अभी सवाल तो अब यार 2 मिनट बात करेंगे। आप बताओ पहले, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये देख तो जानते होगे। ये जो हुए ना जानते, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ रहे हो ना? बताइए जरा, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, बताना जरा है। एक चैटी है, चैटी। हाँ, और चैटी बताओ कहाँ पे चैटी है? x बराबर -2 यानी कि 0 जे -1 -2 जंप है। y बराबर 3 यानी नीचे ऊपर, अच्छा यानी जंप है, यानी कुल मिला के चैटी जंप है। चैटी बोलो भैया। मतलब इससे आपको क्या मिला? एक चींटी की पोजीशन मिली। मैंने x और y कोऑर्डिनेट, अगर z कोऑर्डिनेट भी होता तो 3 3 आ जाते। तो ये चीज क्या डिनोट कर रही है? पोजीशन। पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो वो मुझसे कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, चैटी मान लेता तो चैटी की पोजीशन ये है, तो इससे पोजीशन वेक्टर हमारा बन जाएगा। पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट करते थे। फर्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगी? इसे कैसे लिखूं? 1 i कैप प्लस 1 j कैप माइनस 2 k कैप। आपको स्टेप समझ में आ रहे? सब सिखा चुका हूं भैया। चलो, थोड़ी देर के बाद चींटी की पोजीशन कहां पहुंच गई? यहाँ। इसे क्या लिखूं? R2 वेक्टर बराबर क्या लिखूं आप बताओ? 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 7 k कैप। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? अब मान के चलिए, लिसन, सब लोग यहां तक बात समझ में आई सभी को? मुझे क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू, तो पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो तो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं या डी से भी कर सकते हैं, तो अपन ने ये पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो डी वेक्टर बराबर R2 वेक्टर अपना ये है माइनस 2 j कैप प्लस 7 k कैप। रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है, ठीक है। 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 7 k कैप, ये हो गया हमारा R2 वेक्टर। फिर माइनस है तो माइनस। R1 वेक्टर कितना है बच्चों? 1 i कैप प्लस 1 j कैप माइनस 2 k कैप। सीन क्लियर है? चलो सॉल्व करवाओ इसे। डी वेक्टर बराबर 5 i कैप और ये माइनस का 1 i कैप, कितना हो गया? प्लस के माइनस के, तो प्लस के 4 i कैप। चलो, माइनस के 2 j और ये माइनस के 1 j,
माइनस के 3j कैप, समझ रहे हो ना आप लोग? प्लस के 7k और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के टुक के, प्लस के नुक के, बोलो भैया। तो ये हमारा कौन आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। निकालना क्या है हमें? वर्क। बताओ भैया, अब आपको सब दिख रहा है, वेक्टर फॉर्म में चीजें दी हैं, फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट, और डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया है भैया। चलो भैया, 2 का कैसे करूं? 4 से, 2 4 जा 8, कम ऑन। -3 का -3 से, बोलो क्या लिखूं? 9 का है के प्लस के, प्लस का 7 प्लस का 9 63, बोलो भैया। 63 और 9 72, 72 और 8 80 जूल। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कैसे किया? अप्रोच समझ में आई? नोट इट डाउन। इतना अच्छे से करके आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।